कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से इग्नाइट क्लासेस में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th के जैक बोर्ड का एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको पता है शायद आपका साइंस का एग्जाम यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम 21 मई को है मेरे ख्याल से। तो जैक बोर्ड ने क्या किया है, मॉडल सेट रिलीज किया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल पे देख पा रहे होंगे कि मॉडल सेट एक एक करके सॉल्व किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं आपको देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो कई सब्जेक्ट के हो गए हैं। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का मॉडल सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें जो भी जैक बोर्ड ने रिलीज किया है उसको हम सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न को भी जांचेंगे। हालांकि इससे पहले आपने देखा होगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है आपके चैप्टर वाइज टॉपिक्स पे, है ना। जो भी आपके चैप्टर्स है, 9 चैप्टर्स आपको पढ़ने क्लास 11th में, तो उन सबों पे मैंने क्या बनवा रखा है, आपका वो क्वेश्चन करवा रखा है मैंने टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। तो जाकर आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो, उसको भी आप देख सकते हो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का मैंने आपको ऑलरेडी क्या करा रखा है, प्रैक्टिस करा रखा है। फिर भी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये हमारे 2025 का आप देख पा रहे हो। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस प्रकार से हो सकता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं यहाँ पे इंग्लिश को लेकर चलूंगा। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। तो सॉल्व करते चलेंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप साथ साथ मेरे साथ साथ आप ना सॉल्व करने के साथ साथ तरीके को भी सीखते चलो। ठीक है, कौन कौन से तरीके को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2OH। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक का ये चैप्टर टॉप क्वेश्चन है ना, इस हिसाब से आईयूपीएससी नेम पूछा गया। तो क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखा जाता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यानी कि देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है। तो तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रॉप हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, तो उसके लिए क्या आता है, ऑल आता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि नोमेनक्लेचर के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन हो गए या कोई और भी क्वेश्चन हो गए, तो आपको क्या आना चाहिए, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उसके बाद आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करोगे, और फिर आप लिखोगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन। ठीक है, आपको कुछ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिए गए हैं। हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो कुछ कुछ हाइड्रोकार्बन है आपके पास, इथीन है, इथाइन है, बेंजीन है और इथेन है। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा ना हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन के टुवर्ड्स, वो कौन होगा। देखो, इथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है ये, तो इसे ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या है कि बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है। दो पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब अगर आप देखोगे बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है ना, पाई बॉन्ड तो कई होते हैं, मैं दो कार्बन के बीच में बता रहा हूँ कि एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इथीन है और यहाँ पे बेंजीन है और इथाइन है। इन तीनों में ही आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा हिंड्रेंस को समझना पड़ेगा कि ब्रोमीन के लिए आसान कहाँ है जाकर रिएक्ट करना। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आप सोचोगे कि सर इथाइन में तो तीन पाई बॉन्ड होते हैं, माफ करना, दो पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन के लिए आसान है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इथाइन में और बेंजीन में काफी ज्यादा हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, मतलब परेशानी आएगी बेंजीन को जाकर अटैक करने में। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो होगा, सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करेगा ब्रोमीन, वो कंफर्टेबल करेगा इथीन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पाई बॉन्ड है। किस क्या है, यहाँ पे सिंगल पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ब्रोमीन के लिए यहाँ पर जाकर अटैक करना क्या है, आसान है, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। अब यहाँ पे देखो, इथाइन में क्या था, दो पाई बॉन्ड थे। ठीक है, एक ऊपर में एक नीचे में, तो थोड़ा सा उसके लिए क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेकिन इथीन के साथ ये चीज नहीं है। इथीन में आप सिंपल क्या करोगे, समझोगे कि हाँ भाई एक ही पाई बॉन्ड है, तो ब्रोमीन के लिए यहाँ पे अटैक करना क्या है, आसान है। चलो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इथीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोलैरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, ये फॉर्मूला है। और दूसरा क्या होता है हमारा, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में लेते हो आप,
लीटर में लेते हो। क्या आपको ये सारी चीजें दे रखी है इन्होंने? देखो जरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स, आपको इसने 5 मोल्स दे रखा है ऑलरेडी, तो मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चुपचाप क्या करो, 5 पुट कर दो। किस में घोला जा रहा है भाई? 2 लीटर सॉल्यूशन में घोला जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में है, तो आप यहाँ पे कुछ और नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 लीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ठीक ठाक एवरेज तरीके से बेसिक पढ़ रखा है तो आपको फिर क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो इंपीरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इंपीरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन जो होता है ना मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके को सीख लो, इसी क्वेश्चन से सीख लो। ठीक है, What is the empirical formula of a compound containing 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% ऑक्सीजन? ठीक है, आपसे इंपीरिकल फॉर्मूला पूछा गया। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। ठीक है, जितने भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, उनका क्या लेते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर का रेशियो ले लेते हैं, फिर उसको लिख देते हैं, तो वो हमें क्या मिल जाता है, इंपीरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, आपसे पूछ रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड दिया गया जिसमें कार्बन आपके पास कितना है, 40% है। ठीक है, आउट ऑफ 100%, ये जो परसेंट दिया जाता है ना, इसको आउट ऑफ 100% देखोगे आप। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 6.7% है, और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 53 पॉइंट, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 53.3% के पास है। अब देखो क्या है, इन परसेंट को आप क्या मान लो, वजन मान लो। 100 ग्राम के कंपैरिजन में देख लो, जो परसेंटेज है उसको आप किससे रिप्लेस कर दो, ग्राम से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि इसका क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कार्बन हमारा कितना हो जाएगा उस लिहाज से जो मैंने अभी बोला, इसको क्या मान लो, 40 ग्राम मान लो, मान लिया। ठीक है, 40 ग्राम तुमने माना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन भी निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन हमारे क्या आ जाएंगे, 40 बाई क्या आ जाएगा भाई, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 40/12 आ गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितने बार में जाएगा, 12 3 जा 36, है ना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल का 4 आ जाएगा, तो 12 3 जा 36, 3.33 के आसपास ये आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है, 3.33 के आसपास दिख रहा है। ये हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाला है हमने। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो, मैं इस बार हाइड्रोजन का भी निकाल लेता हूँ। हाइड्रोजन के जो परसेंटेज थे 6.7% को आप क्या मान लो, 6.7 ग्राम मान लो। मान लिया आपने, ये गिवन मास है भाई, मोलर मास क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 6.7। इसके मोल्स कितने आ गए हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के मोल्स कितने आ गए, 6.7 आ गए, 7 आ गए। अब ऑक्सीजन की बारी है, ऑक्सीजन के साथ भी आप कुछ ऐसा ही करोगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आपको अगर आपको निकालने हैं तो क्या होता है, कितना मास दिया हुआ है, 53.3 दे रखा है, और मोलर मास का क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एक बार काट लेते हैं भाई, 6 4 जा 24, और F6 64 चला जाएगा ना, 3 बार में जाना चाहिए, 48 आएगा, है ना, 16 3 जा 48। तो यहाँ पे देखो, ये भी 3.33 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है, ये भी हमारा जो है ना 3.33 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो 3.33 आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, जो परसेंटेज दिया था उसको हमने क्या मान लिया, मास मान लिया उसका, किसके रिस्पेक्ट में, 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में मान लिया। फिर हमने क्या निकाल लिया, मोल्स। याद रखो स्टेप को, क्या किया हमने, सबसे पहले मास निकाला, मास के बाद हमने क्या निकाला, मोल्स निकाला। मोल्स के बाद हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें जो सबसे छोटा मोल आया है ना, इसमें जो सबसे छोटा मोल आया है, ठीक है, सबसे छोटा मूल यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, 3.33 दिख रहा है। ठीक है, सबसे छोटा मूल जो आपको आ रहा है वो कौन आ रहा है, 3.33 आ रहा है। तो किसी भी इस छोटे से मूल से सबसे छोटा जो मूल आया है उससे क्या करो, बाकी के मूल्स को आप डिवाइड कर दो, और जो रिजल्ट आता है उसको लिखो। अगर सबसे छोटा तो 3.3 है, इसको अगर डिवाइड करोगे 3.3 से तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो। ठीक है, डेसिमल में जाएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे, किससे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड किससे करोगे मेरे भाई, तुम इसको डिवाइड करोगे किससे, 3.33 से। मैंने अभी बोला जो मोल्स आए हैं सिंपलेस्ट मोल को उठाओ, जो सबसे छोटा मोल क्या दिख रहा है, 3.33, 6.7 था, 3.33 था, तो सबसे छोटा 3.33 दिख रहा है हमें। हम क्या करेंगे, उससे उन सारे मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और सिंपल रेशियो निकालेंगे। ये जो आएगा ये आपका ऑलमोस्ट 2 के आसपास आएगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, डेसिमल को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेसिमल का काम है भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, फिर क्या निकाल लिया हमने, अच्छा इसका निकालोगे, वही करोगे, 3.33 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या पाओगे, 1 पाओगे। ठीक है, अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आता हुआ दिख रहा है, ये 1 आ रहा है।
ये 2 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, जो नंबर आए उसको आप लिख दो। यहाँ पे आपको, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा C1H2O, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ CH2O। क्या बोल सकता हूँ, CH2O बोल सकता हूँ। और ये आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो याद रखो, मोल्स हमने निकाला, मोल्स के बाद हमने क्या निकाल लिया है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया है। और रेशियो निकालने के बाद हमने क्या किया है, उसको बस जो आया उसको हमने उसके सिंबल्स के साथ चिपका दिया, और हमें क्या मिल गया, अपना आंसर मिल गया। ठीक है, बोलो बात आती है समझ में, यहाँ तक चीजें ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लेना, मैं क्योंकि अब इसको ऊपर करूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। हाँ चलो, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विथ n इज इक्वल्स टू 3। n इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमारे ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो n दिया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या निकाल सकते हो, l निकाल सकते हो। l की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके n-1 तक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, आपसे ऑर्बिटल्स पूछा गया है, ठीक है, शेल्स नहीं पूछे गए, ऑर्बिटल्स पूछे गए। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है, एस सबसेल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी सबसेल को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो डी है हमारा, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। जो हमारा पी है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं ना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, ये भूलना मत भाई। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 + 3 8 + 1 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो दिमाग लगाकर बढ़िया तरीके से सोच सोच कर एग्जाम में क्वेश्चन करना है आपको इसी तरीके से। ठीक है, कुछ कुछ याद रखने वाली भी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि लॉजिक हमेशा लगाना है। आगे चलो, अब यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3। NH3 के बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा गया है, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे भेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो NH3 का शेप होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। और जो बॉन्ड एंगल बनता है वो क्या बनता है, 107। ये मुझे कैसे याद है, ये मुझे प्रैक्टिस से याद है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तभी याद हो पाएगा। याद रख लो, जहां पे आपको ट्राइगोनल पिरामिडल दिखेगा वहां पे बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 107 डिग्री के आसपास बनता है। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कहना ये चाह रहा है कि जब कंबशन रिएक्शन होता है, H2 ये गैस था, ठीक बात है, O2 ये भी हमारा क्या था, गैस था। ये आपस में जब जलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। तो ये कंबशन हुआ ना। ठीक है, H2 + O2 रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को जलाओगे तो पानी बनेगा। ठीक है, तो H2 + O2 क्या होता है, H2O बनाता है। H2O ये जो बना है, ठीक है, बॉन्ड्स बना है ना, बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। एनर्जी जब बाहर निकलती है तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वैसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसका साइन क्या जाता है, नेगेटिव जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन एक जैसे दिए हुए हैं, बस सिंबल का क्या है, साइन का क्या है, फर्क है। तो यहाँ पे देखो, ये इसके लिए याद रख लो, याद रखो, ये स्टैंडर्ड बात है। 1 मोल, जब भी 1 मोल की बात हो रही है ना, तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो यहाँ पे दिखेगा आपको पानी के लिए, वो क्या होता है, -285 किलो जूल पर मोल। और ये माइनस क्यों है, क्योंकि रिएक्शन क्या है हमारा, एक्सोथर्मिक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, बोलो बात आती है समझ में, यहाँ तक की चीजें ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बस याद रख लो भाई, इसको इसको याद रखने वाली चीज है ये। ठीक है, अच्छा, कंजुगेट एसिड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। द कंजुगेट एसिड, थोड़ा 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 हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठो, ऐसा बैठे हुए हो, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ। ठीक है, देखो, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2HCO3-। देखो कंजुगेट एसिड तब बनता है ना जब H+ वहां से निकल गया। ठीक है, कंजुगेट बेस बनता है। ये क्या है, हमारा कंजुगेट बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, जब इसमें H+ वापस आ जाए। तो जब इसमें H+ वापस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा H2CO3 बन जाएगा। इसको समझने के लिए आपको ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है, ये तमाम चीज आपने पढ़ी होगी। यहाँ पे आप समझो कि कंजुगेट एसिड के बारे में पूछा गया कि इसका कंजुगेट एसिड कौन होगा। जब भी किसी कंपाउंड से H+ निकल गया तो वो बचा क्या, कंजुगेट बेस बचा। तो H+ अगर निकला है तो ये कंजुगेट बेस बना है, वापस से अगर मैं H+ डाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो जब आप इसमें H+ जोड़ोगे तो ये H2CO3 बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बात थी।
आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि आपको क्या निकाल कर देना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देना है किसका, Fe2O3 का। Fe2O3 का आप क्या बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। देखो एक चीज का ख्याल रखो, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझो, मेरे साथ सॉल्व करते चलो, ठीक है। कुछ इसने जैक बोर्ड ने क्या किए हैं कि नीचे में आंसर की भी दिया इन्होंने, ठीक है। तो आंसर की में कुछ कुछ गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, तो उन गड़बड़ियों को मैंने ओमिट कर दिया, हटा दिया पूरी तरीके से, और बिल्कुल सही सही यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बिल्कुल आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, Fe2O3 की बात हो रही है, तो Fe2O3 में आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसका बताना है, आयरन का बताना है। तो आयरन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होता है उसको क्या मानते हैं, X, और ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होता है कितना होता है, -2। अब यहाँ पे देखो मैं इसको कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे 2 आयरन है, तो 2 आयरन के लिए क्या हो जाएगा, सीख लो, तरीके सीखते चलो। 2x प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए -2 है, कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम आता है, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है उसके बराबर आता है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, 0 चार्ज है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उस हिसाब से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, इधर आ जाएगा +6, x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 6, ये क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की वैल्यू +3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज करके रिवाइंड करके नोट कर लेना भाई। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, ये तो याद होना चाहिए, ये तो याद होने वाली चीज है कि अल्डिहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको पता है कौन होता है, बच्चे बच्चे को पता है ये बात, क्या, CHO होता है, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है, जहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स होता है। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, रेजोनेंस में। तो इथेन में कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, इथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, आपको पता है। इथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इथेनॉल में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मीथेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन बेंजीन में तो पाई बॉन्ड होता है ना। 3 पाई बॉन्ड है वहां पे बेंजीन में, जो क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। बेंजीन का आपने रेजोनेंस भी बनाया होगा, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन, इथीन में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक चीज समझो, आप जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है ना, वहां पर आप जाना, मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। तो जाकर आप चेकआउट करना। यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक आप स्ट्रक्चर के मेथड से निकाल सकते हो, दूसरा आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर से बताता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला भी बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे C2H4 है, तो C2H4 कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। किसकी बात हो रही है, इथीन की बात हो रही है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कार्बन, जो ये 2 कार्बन मौजूद है, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तुम ऐसा करो ना, देखो सोचने का तरीका बताता हूँ तुम्हें। पहली बात तो तुम इसको एक सिंगल बॉन्ड मान लो, इस ये तो सिंगल है, ये सिंगल है, इस लिहाज से कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है या नहीं, क्योंकि लोन पेयर तो और है नहीं ना, लोन पेयर यहाँ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर। तो 3 बॉन्ड मतलब कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहाँ बन सकते हैं, क्या sp में बनेंगे, कैसे बनेंगे sp में, एक और एक, 2 ही बनाना। तो sp के बाद क्या आता है, sp2, यहाँ 2 और एक 3, 3 बन गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, ठीक है। या तो आप स्ट्रक्चर से ऐसे समझ लो, अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो फिर आप जेड निकाल लो। जेड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, प्लस कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो, और माइनस अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्मूला को लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पे कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने मोनोवैलेंट एटम मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पे कितना है, 2 है। एक कार्बन की बात हो रही है, इनको भी मत गिनने लगना। ये क्या हो जाएगा, 4 + 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 6, और ये काट कर कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। और जेड की वैल्यू अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, जेड की वैल्यू अगर 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और आज के आज ही देखो और प्रैक्टिस करो, वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक है, तो इसको नोट कर लो, क्योंकि ये भी अब क्या होने वाला है, गायब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CHO, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे, बहुत आसान है ये। CH3 CH2, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको,
सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करो, तो तुमने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे क्या मिला आपको, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। अच्छा ये कौन सा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप अभी बताया ना, क्या है ये, अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड। जहां अल्डिहाइड होता है उसके इंड में सफिक्स क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। तो अल कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जाम में ऐसे ही बनाना, तुम एलिमिनेट करके भी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अल आता है लास्ट में, ठीक बात है। अब देखो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप आता है, और यहाँ पे अल भी दिख रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। इथेनॉल होता तो 2 कार्बन, मिथेनॉल होता तो 1 कार्बन, और प्रोपानोन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कीटोन नहीं है। ओन का मतलब क्या होता है, कीटोन होता है, तो कीटोन है नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल स्कल। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने पहले ही रिएक्शन पढ़ा होगा, क्या, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ इथीन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। यहाँ पे निकल ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, और प्लेटिनम ले सकते हो। उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करोगे तो उनका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपके डायरेक्टली रिएक्शन से जुड़ा हुआ है, तो रिएक्शन जिनको याद होगा, जिन्होंने 1-2 बार लिखकर प्रैक्टिस किया है, वही ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे सवाल डाल देता है जैकबोर्ड के ऐसे मॉडल सेट में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे, रिएक्शन को देखकर जाओगे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या, क्या कि या तो डबल बॉन्ड हो या तो क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। तो कहाँ दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेट, अच्छा माफ करना भाई, ये क्या हो जाते हैं हमारे, ये हमारे अनसैचुरेटेड हो जाते हैं। जहाँ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि सैचुरेटेड कौन है, तो सैचुरेटेड आपको यहीं पे दिख जा रहा है, कौन, मिथेन। इथाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इथीन मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, मिथेन है। एक ही ऑप्शन सही है तो वो मिथेन ही होगा। इसके बाद क्या है, मैं देख लेता हूँ, बेंजीन। तो बेंजीन तो होगा नहीं ना, उसके पास तो डबल बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं उसके पास। विच पीरियड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देख लो एक बार। विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द नोबल गैसेस हीलियम, नियोन एंड आर्गन। देखो पीरियोडिक टेबल में जितने भी नोबल गैसेस है वो कहाँ है, ग्रुप 18 में है। ठीक है, हीलियम कैसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ऐसे करके। पर मुझे इतने में काम है तो हो जाएगा। अब यहाँ से तुम चलना शुरू करोगे तो ये पीरियड 1 होता है, ये पीरियड 2 होता है, ये पीरियड 3 होता है। ठीक है, ये पीरियड 1 हो गया, पीरियड 2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, पीरियड 3 हो गया। ठीक बात है, तो पूछ रहा है कि कौन से पीरियड में ये तीनों होंगे, तो ये तीनों किस में होंगे, ऑल ऑफ दीज में होंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों पीरियड में ना, हीलियम, नियन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऐसे करके। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो किसी भी एक मूल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा, ठीक है, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा ना, यहाँ पे हमारे, एक मिनट रुकना, जितना ज्यादा बॉन्ड होगा ना हमारे पास किस चीज का, दो दो एटम्स के बीच में, उतना ही आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। H2 की अगर बात करूं तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। Cl2 की बात करूं तो भी सिंगल बॉन्ड होता है। O2 की बात करूं तो डबल बॉन्ड होता है। लेकिन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होता है। तो इसके पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके पास होगी मेरे दोस्त, वो होगी N2 के पास। ठीक है, तो बात आ रही है समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, पूछ रहा है कि XeF4 का शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री नहीं शेप की बात की गई है। तो XeF4 ना याद कर लो यार। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स है ना जिनको तुम्हें याद कर लेना है। XeF4 ऐसा दिखता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, बाकी तुम कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर आपको मैंने बताया है, पोलर कौन होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड में जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। पार्शियल चार्ज का अगर जहां कपल मिल गया, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है पार्शियली मौजूद है, वहां पे क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। ठीक है, तो इन सबों के स्ट्रक्चर को बनाओगे, CO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसा आता है, लीनियर आता है, ऐसा आता है। ठीक है, तो ये दोनों डाइपोल क्या करते हैं, यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा ऐसे, यहाँ पे एक डाइपोल बनेगा ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे,
नलीफाई कर देंगे, ठीक है, जीरो कर देंगे। CH4 की बात की जाए तो CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। NH3 की बात की जाए तो NH3 की कहानी थोड़ी दूसरी होती है, यहाँ पे ध्यान दो। NH3 में यहाँ पे दो लोन पेयर होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट किया इसने, तो जो रिजल्टेंट डायपोल आता है वो किधर आता है, इसका मतलब इसके पास डायपोल मोमेंट तो है, और डायपोल मोमेंट अगर इसके पास नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका पोलर हो गया। तो NH3 हमारा क्या है, पोलर है। अब BF3 की बात की जाए तो BF3 इस प्रकार से दिखता है, कहाँ बना दो BF3, यहाँ बना दूं, यहाँ बना देता हूँ, देखो BF3 ऐसा दिखता है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, एक रिजल्टेंट डायपोल इन दोनों का यहाँ पे आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है, ये एक दूसरे को माफ करना, इस प्रकार से नहीं आता है, इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर से होगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो एक इधर है, ठीक है, और इन दोनों का किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो देखो एक दूसरे के सामने सामने आ गए, इसलिए क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा NH3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब क्वेश्चन आप बना पाओगे। पर मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक रात पहले पढ़ के जाएंगे और एग्जाम को क्लियर भी करेंगे, होते हैं ऐसे लोग, वो अलग क्वालिटी ही होती है भाई उनकी। फिर से देखो मोलैरिटी का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आप करना, मैं बता देता हूँ आपको। NaOH का क्या निकालो, मोलर मास, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये क्या आ जाएगा, 5/40 आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या निकालने बोला है, मोलैरिटी निकालने बोला है। देखो मोलैरिटी से दो क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो पढ़ के जाना सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि आपके चैप्टर 1 में, फॉर्मूला सारे देख के जाना, ठीक है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारा, 5/40। इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये आगे जाके कटेगा, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। अब देखो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा बाई 250 ml, लेकिन मोलैरिटी में क्या लेते हैं, वॉल्यूम हम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो ml को किस में बदलेंगे, लीटर में, और लीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो फिर ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, बाई 250 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया भाई, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया, फिर 5 2 जा 10 हो गया, और 1/2 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फिलहाल जो आता हुआ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0.5। कैलकुलेशन कर लेना भाई, कैलकुलेशन तुम समझ गए होगे, आराम से कट रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो बस सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान क्या रखो कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तब तो लिखोगे ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, लीटर में। तो मैंने इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया, अब 1000 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी ना, तो ये तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो मैं इसकी ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें ये आपको आता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। देखो क्या करो कि यहाँ पे समझो, CH4 है हमारा, ठीक, CH4 का मोलर मास ले लो, कितना आएगा मोलर मास, कार्बन कितना होता है 12 प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी बात करता हूं मैं, इसके एक मोल की बात करूं, या फिर तुम इसको इतने में ही देखो ना, एक मोल में ये 16 ग्राम हमें अभी आया है, कितना आया है इसका मोलर मास, क्या आया है 16 ग्राम आया। आप इसका म्यू में भी लेना चाहते हो तो म्यू लेकर भी या यू लेकर भी तुम सॉल्व कर सकते हो। अब कार्बन का मोलर मास होता है 12, ठीक है, तो 16 में कार्बन कितना है, 16 ग्राम में कार्बन कितना है 12 ग्राम है, ठीक है। अब इसको किस में बदल दो, परसेंटेज में बदल दो, ठीक है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको तुम लिखोगे। फिर C2H6 के लिए भी तुम वही करोगे, जो भी यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन का यहाँ पे वैल्यू क्या ले लोगे, 12 2 जा 24 ले लोगे, क्या ले लोगे 24, और डिवाइडेड बाय क्या लोगे तुम, टोटल इसका मोलर मास, इसका क्या लोगे टोटल मोलर मास, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 24/30 इंटू क्या करोगे 100 करोगे। फिर तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे कि मेरा आंसर क्या आ रहा है। तुम चारों के लिए क्या करोगे, इसी तरीके से परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है ना, मास परसेंट निकाल लोगे इसका, ठीक है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज में बदल रहे हैं, और देखोगे कि जिसका आया हुआ है उसको आप क्या करोगे, सही टिक करोगे, ठीक है। तो ये आपका
होमवर्क तो नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके दिखाई दिया आपको, बस आपको कैलकुलेशन करना है। इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर दोगे, आपका एग्जाम पास आ गया है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कौन इसको बनाकर मुझे दिखाता है, जो सही बनाएगा उसके कमेंट को हमारी क्लास की ओर से हार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि सही क्या है। ठीक है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसका आंसर दें मुझे सॉल्व करके, बस इतना ही कैलकुलेशन तो करना है, बाकी दोनों का आप करके देखना। फिर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब जानते होगे आप, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर कितना लेते हैं हम इसमें, 1 एटीएम लेते हैं, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कोई भी गैस का जब आपको वॉल्यूम दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं अगर आपको, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना 11.2 लीटर जो वॉल्यूम दिया हुआ है, उस वॉल्यूम को आप क्या करोगे 22.4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 1/2 आएगा आपका, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, है ना। 1/2 यानी कि क्या, किसका क्या मतलब हो गया, 0.5 हो गया, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 आएगा। ये तो आपके मोल्स निकले हैं, ये क्या निकले हैं मेरे, मोल्स निकले हैं। आपसे मोल्स नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक मोल में आपको पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, इंटू 0.5 कर दो, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो निकल कर आएंगे आपके वो क्या आ जाएंगे, 3.01 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका रिजल्ट जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन कहां पे, एसटीपी पे, तो आप उसके मोल्स कैसे निकालोगे, 22.4 से उसको क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो जितने मोल्स हैं उसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, Na से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से आप उसको क्या कर रहे होगे, मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ठीक है। तो यहां तक की चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, 23 हो गया ना। 40 क्वेश्चन होते हैं आपको पता है ना। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ना ये लोग जो है थोड़े से यार जैक बोर्ड वाले जो है ना, बच्चों से ज्यादा कंफ्यूज यही रहते हैं। और एग्जाम भी देख रही हो तुम कितने लेट से ले रहे हैं ये लोग। बहुत सारे लोगों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सारे क्या 95% लोगों ने क्या कर दिया होगा, 12 पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है। और पढ़ना चाहिए भी, समय को बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी जो बताया आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 पे सीधे आ जाओ। विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कौन सा क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल का शेप बताता है, तो वो कौन बताता है, एल बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताता है ना, या नंबर ऑफ और शेल सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये भी आप बोल सकते हो कि उसको भी बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को बताता है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको पता है, एल की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबशेल हो गया, एस सबशेल हो गया। एल की वैल्यू 1 है तो कौन सा सबशेल हो गया आपका, शेप की भी बात करता है ऑब्वियसली। तो एस का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब एस शेप, एस मतलब राउंड स्फेरिकल, है ना। और एल शेप आ जाएगा, एल हमारा क्या होता है, डंबल होता है, पी ऑर्बिटल, डी हमारा क्या होता है, डबल डंबल होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा यहाँ पे क्या लोगे, डी की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो ये आपको पता होगा। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, साइज बताता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो, ये चीजें आपको पता होंगी। देखो अब यहाँ पे क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल कैसे निकाले जाते हैं, किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, 2n² के फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, ठीक है। बोलो बात आती है समझ में, यहाँ तक की चीजें ठीक है। आगे चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ऐसा क्वेश्चन आया है और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको उस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज में करवाया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर खोलना, उसमें देखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए। जितने क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, उस पैटर्न से रिलेटेड करवाए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप जाना हमारे चैनल में, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाना और देखना, ठीक है। ये तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तुम एक बार देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत हद तक तुम्हारा जो है ना रिविजन बहुत तगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मास दे रखा है और मूविंग विद वेलोसिटी 10 की पावर माइनस माफ करना 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या दे रखी है, दे रखी है। तो आपसे पूछा है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है वेव के जैसा भी बिहेव करता है, उसका आपको वेवलेंथ पूछा है। तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा बाई एच बाई एम भी, क्या होता है, एच बाई एम भी होता है, ठीक है।
अब देखो लैम्डा क्या है, ये मीटर में आएगा क्योंकि ये वेव लेंथ है। अब एच क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद मैं यहाँ बना रहा हूँ, नीचे ध्यान देना, 6.63 इंटू 10 की पावर क्या है -34 जूल पर सेकंड, जूल सेकंड होती है, ठीक है, पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। अब देखो, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरे पास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस क्या 31, ठीक है, इंटू वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा 10 की पावर 7, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, लैम्डा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये कितना बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, -24, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 20, ऊपर चला जाएगा तो ये 28, 24 बचा ना, तो 6 + 4 10 के आसपास चला जाएगा, 10 की पावर -10 के आसपास चला जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 पॉइंट, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6.7 के आसपास कुछ आएगा, और इस डेसिमल को और इधर ले जाओगे तो 10 की पावर ये क्या बन जाएगा, 9 7 जा 63 हो जाएगा। तो काट पीट कर जो आंसर आता है वो दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, 7.3, ठीक है। तो कैलकुलेशन तुम खुद से कर लेना यार, मजाक मत करना, ये मत बोलना कि कैलकुलेशन भी तुम करके दिखा दो, काट पीट कर हमें दिखा दो, ठीक है। तो ये तुम खुद करोगे। लैम्डा की जो वैल्यू मैंने पुट कर दी, इसको सॉल्व करना भी तुम्हें बता दिया। यहाँ पे ये ले लो, ये यहाँ पे -24 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो -10 बचेगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा। 7 के अप्रॉक्स वैल्यू है, 7 जो आएगा ना वो आपका अप्रॉक्स वैल्यू के आसपास आएगा, ठीक है, एक्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा 7.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे पता लग जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि और मैं आशा करता हूँ कि आप ये लिखते जा रहे हो, नहीं लिखते जा रहे हो तो पॉज करके लिखते जाओ। अब यहाँ देखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 34 है, तो ये किस ब्लॉक में होगा, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे ना, इस एलिमेंट के बारे में पता हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसका क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, आप करके देख लेना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 वो वाला, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आप देखोगे कि जो आखिरी एलिमेंट है ना वो कहाँ जा रहा है, पी ब्लॉक में जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट पी ब्लॉक को क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेना है। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाता है, वो जो एटम है, माफ करना, वो जो एलिमेंट है वो उसी ब्लॉक का होगा। अगर पी शेल में गया है तो वो किसका होगा, पी ब्लॉक का। एस में जाता तो एस ब्लॉक का हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कर लोगे, देख लेना, ठीक है। और फिर आप पाओगे कि ये किस में गया है, पी ब्लॉक में गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आप करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता ही है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन के साथ दिक्कत ये है ना कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट, यानी इनकी बात कर रहा हूँ, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी ही होती है। तो अगर ये ऑप्शन में है तो इन दोनों को तो आपको देखना ही नहीं है ना, ठीक है। ग्रुप 16 के एलिमेंट में तो फिर आपको जाना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो समझना क्या है आपको कि सीधे ग्रुप 17 पे बात करो, डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन चलता है, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ भी है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये चलता है कि फ्लोरीन का जो साइज है ना वो क्लोरीन से क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। छोटा होने की वजह से फ्लोरीन के पास जगह कम है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास होती है, क्लोरीन के पास होती है। भले ही फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन स्मॉल साइज के कारण इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से वो एकोमोडेट कर नहीं पाता, उसे परेशानी आती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा हो जाती है, दूसरे हैलोजन की, जिसका नाम क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो बोल रहा है यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बोल रहा है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, आपके ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो ये आता है 7, ऑक्सीजन का करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज। नाइट्रोजन साइज में स्मॉलर है, देखो नाइट्रोजन के बाद जस्ट क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, तो दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा साइज का फर्क है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है,
कि नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, ये भी हम लोग देखेंगे। नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स, ये कोई बात होता नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि कम है या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे चीजें डिपेंड करती हैं। आगे देखो, ऑक्सीजन हैज लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो ये भी ऐसा कुछ है नहीं। आगे देखो समझते हैं इस चीज को। नाइट्रोजन की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाता है, वो या क्या आ जाएगा हमारा 1s2 2s2, दो दो चार हो गए ना, चार हो गए, तो 2p क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको बनाओ 2p3 को बनाओ ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना चले जाए, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड दिख रहा है, ठीक है। हाफ फिल्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, पार्शियली फील्ड से या फुल फील्ड से ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे देखो, इसकी बात करें तो 1s2 2s2 क्या आ जाएगा, ये दो दो चार दो छः 2p क्या हो गया, चार हो गया ना, 2p4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 और यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे पेयरिंग किसकी हुई, बस इसकी हुई ना। तो ये हाफ फील्ड तो नहीं है, पार्शियली फील्ड है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी चीजें दिखे तो आप याद रखना कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जहां दिखेगा ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए उतना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से ज्यादा आसानी से आप ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला आप आराम से निकाल लोगे क्योंकि इसका पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, ऑर्बिटल। ये कैसा होना चाहिए, अगर हाफ फिल्ड होता तो क्या होता, ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। चलो, तो इस चीज का ख्याल रखो, तो इसका सही रीजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, ऑक्सीजन है लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ये भी होगा नहीं, ठीक है। चलो, तो इस चीज का ख्याल रखोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। और साइज का, इसमें साइज यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, ये है हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये सब एक्सेप्शन की चीजें हैं, याद होना चाहिए। फिर द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, आपको पता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होंगे, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको याद रखना, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, बाकी आपको पता ही है कौन कहाँ है। ये भी ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप आपका उधर चला जाता है, 13 का चला जाता है। अब देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, है ना, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता जाता है, क्योंकि शेल का जो नंबर है वो नहीं बढ़ता, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो सेल उतना ही छोटा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो उतने और स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है, सिकुड़ता जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही रीजन है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीजेस, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 32। 33 में हम आ जाते हैं, इन द रिएक्शन 2Na+Cl2 गिव्स 2NaCl, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीडेशन उसका होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ऑक्सीडाइज वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो NaCl में तुम जानते हो कि सोडियम क्या करता है, सोडियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो सोडियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है कि ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ठीक है। चलो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, अभी ऐसा क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, अभी जस्ट बताया है, K2Cr2O7, इसका क्या होगा, क्रोमियम का निकालना है तो इसको x मानो, पोटासियम का क्या होता है -1, ऑक्सीजन का क्या होता है -2, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन लिख लोगे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखो इक्वेशन को, क्या आ जाएगा इक्वेशन, एक पोटासियम का -1 तो 2 है तो इंटू 2 प्लस एक्स, कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, तो ये हो गया 2x प्लस एक ऑक्सीजन का -2, कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, और इस पे चार्ज कितना है, ओवरऑल 0 है। तुम सॉल्व वॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तुम फिर मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ये तुम मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने कमेंट के लिए तुम्हें दे दिया है, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट कराया है इसलिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये 80-90% इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो मैं बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू बतानी है और कमेंट करना है। चलो आगे चलते हैं, अभी समझाया देखो, द चेंज इन एंथैल्पी फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। इस बात का ख्याल रखना कि जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, जब रिएक्शन हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक। जब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होता है तो चेंज इन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, वो हमारी
पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है। देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, एनर्जी एक्सोथर्मिक मतलब बाहर जाना, एनर्जी का निकलना, कोई चीज तुमसे निकल गई यानी तुम्हारे में से घट गई, तो घट गई यानी कि माइनस हो गई, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी, आपको पता होगा कि कौन सा लॉ डिफाइन करता है, आपका सेकंड लॉ, ठीक है, कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम समय के साथ बढ़ सकता है, घट सकता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी क्या होगा, नहीं होगा, तो इस चीज का ख्याल रखना कि कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी की बात करता है, सेकंड लॉ एंट्रोपी की बात करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 36 था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, याद रखो। हाँ देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 37 देखो दिख रहा है आपको, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 10, ठीक है 10 है। व्हाट विल हैपन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे ले चैटलियस प्रिंसिपल लगेगा। ले चैटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है ना, ये बोलता है कि देखो रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड जिधर स्ट्रेस बढ़ेगा, जिधर तुम जिस चीज को बढ़ाओगे रिएक्शन उसके अपोजिट साइड में जाएगा। यानी अगर तुम इसको यहाँ पे प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, किसको बढ़ा रहे हो, प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन प्रोडक्ट पे ज्यादा हो गया, तो अब प्रोडक्ट को मैनेज करना है, कम करना है, तो रिएक्शन किधर जाएगा, पीछे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, ठीक है। ये कैसे होता है, ले चैटलियस प्रिंसिपल से जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे पढ़ना, इक्विलिब्रियम समझाया हुआ है, ये चीज क्वेश्चन कराया हुआ है रिएक्शंस के साथ, जाकर जरूर देखना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, 39 और 14 ये आखिरी है, तो अब आगे नहीं जाना पड़ेगा हमें, यहीं पे हमारे 3 लास्ट क्वेश्चन है, आओ फाइनल 3 को सॉल्व करते हैं। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर से मुझे मतलब नहीं है, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करता है तो उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है, बात बच्चे बच्चे को पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस, लुईस बेस क्या होता है, वैसे सब्सटेंसेस, वैसे कंपाउंड्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। तो यहाँ लोन पेयर किसके पास है हमारे पास, लोन पेयर यहाँ पे किसके पास है, लोन पेयर यहाँ पे NH3 के पास है। अभी स्ट्रक्चर भी बनाया था, वहां पे एक लोन पेयर दिखा था, इसके पास है नहीं, ये तो खुद ही डेफिशिएंट है, इसके पास भी नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, NH3। लुईस बेस को याद रखना है, लुईस बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। अच्छा, द कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड विद, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम का। कॉमन आयन, देखो तुम जो आयन मिला रहे हो, जो नमक मिला रहे हो, जिससे जो भी इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, उससे जो आयन निकलेगा वो आयन ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन में मौजूद है, तो आप क्या कर रहे हो, आयन का नंबर बढ़ा दे रहे हो, तो ऑलरेडी जो इक्विलिब्रियम में था सॉल्यूशन, वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि आयन, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे किस चीज से जुड़ा हुआ है, बफर सॉल्यूशन से भी जुड़ा हुआ होता है कुछ हद तक, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी वो सब देखना पड़ेगा आपको, इक्विलिब्रियम किस प्रकार से डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। कॉमन आयन इफेक्ट इन सबों में से किस में देखने को मिलेगा आपको, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या था, आपके जैक बोर्ड का 40 क्वेश्चन था, पहला मॉडल सेट था, सेट 1 इन्होंने रिलीज किया है, जस्ट एक वीक के बाद मुझे लगता है आपका एग्जाम है ना, अगले अगले के अगले मंडे को शायद। तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएंगे, आप इसको एक बार जाओ छानबीन करो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा पॉपअप होते हुए, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मैंने मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, उसको प्रैक्टिस करो। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, अभी हम रिप्लाई कर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट में जरूर बताना कि उस क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको ये क्लास कैसी लगी।